एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कवर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये विषय है G20 परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य, या जिसे हम एग्जाम एसेंशियल्स कहते हैं। देखिए, जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जीएस पेपर 2 और 3 के लिए, या फिर स्टेट पीएससी दे रहे हैं, उनके लिए यह अध्ययन सामग्री बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा, और इसका एक बहुत स्पष्ट कारण है। इस स्लाइड के उद्देश्य वाले हिस्से पर अगर हम गौर करें तो 2023 से 2026 के बीच जो बदलते भू राजनीतिक समीकरण हैं, उनकी वजह से G20 का विषय अत्यधिक संभावित या हाईली प्रोबेबल हो गया है। मतलब परीक्षा में इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। इसमें हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि मेजबान शहर कौन सा है, वर्ष क्या है और थीम क्या रखी गई है। और इसके साथ ही मेंस परीक्षा के नजरिए से भी इसे देखेंगे, खासकर ग्लोबल साउथ और इसमें भारत की भूमिका के संदर्भ में। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। हम केवल उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो हमारी इस स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। तो चलिए अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम G20 की मूल बातों और इसके इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड पर सबसे पहली लाइन बहुत स्पष्ट है। G20 क्या है? अगर हम इसे परिभाषित करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, मतलब प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत ही रोचक स्टैटिक जीके का तथ्य सामने आता है। हाँ, ये फैक्ट तो मुझे भी हमेशा हैरान करता है कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय या परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये केवल एक अनौपचारिक समूह है। देखिए, यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो स्क्रीन पर दिए गए 1999 बनाम 2008 के पॉइंट्स को समझना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इस मंच की स्थापना 1999 में हुई थी। उस समय एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके ठीक बाद इसे बनाया गया। लेकिन तब ये वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है, राइट? बिल्कुल नहीं। 1999 में ये केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच हुआ करता था। तो फिर इसे राष्ट्राध्यक्षों यानी हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पे कब अपग्रेड किया गया? ये बदलाव आया 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। दुनिया भर में आई उस आर्थिक मंदी के बाद इसे राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया। समझ गया। और जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ा, इसके काम का दायरा भी बढ़ता गया। हाँ, शुरुआत में ये समूह केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर केंद्रित था। लेकिन अब इस स्लाइड के अनुसार इसमें व्यापार, जलवायु, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। सही कहा। अब क्योंकि इनका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि इसकी अध्यक्षता कैसे संभाली जाती है। इसके लिए जो सिस्टम काम करता है उसे ट्राइका सिस्टम कहते हैं। सरल शब्दों में समझाऊं तो ट्राइका में 3 देश शामिल होते हैं: पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष। और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। अगर हम वर्तमान ट्राइका की बात करें तो इसमें ब्राजील शामिल है, जो पिछला अध्यक्ष था। दक्षिण अफ्रीका इसका वर्तमान अध्यक्ष है और अमेरिका इसका आगामी अध्यक्ष है। ये कंटिन्यूटी बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब हम इनकी कार्यप्रणाली के 2 मुख्य ट्रैक को समझ लेते हैं, जो स्लाइड पर दिए गए हैं। हाँ, ये 2 ट्रैक्स कौन कौन से हैं? पहला है फाइनेंस ट्रैक या फाइनेंस ट्रैक। इसका नेतृत्व देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा किया जाता है। और इनका मुख्य फोकस किन चीजों पे होता है? इनका फोकस पूरी तरह से राजकोषीय नीति, कर और विनिमयन यानी रेगुलेशन पर होता है। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। ये नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसका नेतृत्व नेताओं के दूत करते हैं, जिन्हें शेरपा कहा जाता है। और ये शेरपा किन मुद्दों को देखते हैं? इनका फोकस राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर होता है। और सबसे अहम बात, शेरपा ही साल भर अंतिम घोषणा पत्र के लिए बातचीत करते हैं। मतलब जब फाइनल समिट होता है उससे पहले की सारी ग्राउंड वर्क यही शेरपा तैयार करते हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो सदस्य देशों और G20 की वैश्विक शक्ति के बारे में है। अक्सर परीक्षाओं में G7, G8 और G20 के बीच का अंतर पूछा जाता है, तो चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले बात करते हैं G7 की। इसमें दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जिनके नाम हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। इसके बाद आता है G8 का कॉन्सेप्ट। ये असल में G7 प्लस रूस था। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि रूस को 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण इस समूह से निलंबित कर दिया गया था। सही कहा। और अब आते हैं G20 पर। ये समूह असल में G7 के देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि भारत, चीन, ब्राजील आदि के साथ-साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को मिलाकर बनता है। मतलब ये औद्योगिक और विकासशील दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर साथ लाता है। बिल्कुल। क्या हम उन सभी 19 देशों के नाम एक बार लिस्ट कर सकते हैं जो स्लाइड में दिए गए हैं? जरूर, मैं सभी 19 देशों के नाम गिना देता हूं। ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएसए। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी इसके सदस्य हैं। अब इस समूह की ताकत का अंदाजा इसके आंकड़ों से लगाया जा सकता है। हाँ, आंकड़ों में G20 की ताकत वाकई बहुत विशाल है। देखिए, G20 वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करता है। और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा भी इन्हीं देशों के पास है। जनसंख्या के मामले में भी ये बहुत आगे है। विश्व की 2/3 जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैश्विक निवेश का 80% हिस्सा भी इन्हीं देशों द्वारा नियंत्रित होता है। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। अब हम अगले महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, भारत की अध्यक्षता 2023 और ग्लोबल साउथ। ये 2023 का शिखर सम्मेलन परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अंग्रेजी अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सम्मेलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन या NDLD को अपनाना। और सबसे खास बात ये थी कि इसे 100% सहमति के साथ अपनाया गया। ये सच में एक बड़ी बात है। लेकिन विशेषज्ञ के तौर पर आप इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि किसे मानती हैं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस सम्मेलन में 55 अफ्रीकी देशों वाले अफ्रीकी संघ यानी AU को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इस समावेशन का नेतृत्व भारत ने ही किया था। बिल्कुल। और इस कदम से ग्लोबल साउथ को वैश्विक मंच पर एक बहुत मजबूत आवाज मिली। ग्लोबल साउथ के साथ साथ इस सम्मेलन में कुछ प्रमुख पहलें भी शुरू की गईं जो एग्जाम के लिए सीधे तौर पर पूछी जा सकती हैं। हाँ, स्लाइड में 2 प्रमुख पहलों का स्पष्ट रूप से जिक्र है। पहली है IMEC यानी भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं की लिस्ट भी हमारे पास है। ये देश है भारत, सऊदी अरब, UAE, USA, EU, फ्रांस, इटली और जर्मनी। और दूसरी प्रमुख पहल थी GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यह टिकाऊ जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसे भारत, ब्राजील और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया था। इन पहलों से साफ दिखता है कि भारत ने विकासशील देशों की आवाज के रूप में कैसे काम किया है। सही कहा। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या DPI को भी वैश्विक मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया। इसमें हमारे UPI और आधार जैसे सिस्टम शामिल हैं, राइट? हाँ, इसके अलावा भारत ने ऋण स्थिरता यानी डेट सस्टेनेबिलिटी, बहुपक्षीय विकास बैंक या MDB सुधार और खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जोर दिया। भारत की इस अध्यक्षता में एंगेजमेंट ग्रुप्स का भी बड़ा रोल रहा। ये एंगेजमेंट ग्रुप्स असल में गैर सरकारी प्रतिभागियों के समूह होते हैं जो सीधे तौर पर नेताओं को अपनी सिफारिशें देते हैं। स्लाइड में इनके कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं, जैसे कि B20 यानी बिजनेस 20, Y20 यानी यूथ 20 और S20 यानी साइंस 20। और इसमें एक ग्रुप विशेष रूप से भारत द्वारा शुरू किया गया था, वह है स्टार्टअप 20। ये स्टार्टअप्स के लिए एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अपनी अगली और अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो भविष्य के शिखर सम्मेलनों और अन्य प्रासंगिक संगठनों के बारे में है। ये हिस्सा परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग प्रकार के सवालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट को रिकॉल कर लेते हैं। पहला सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन DC USA में हुआ था। और अभी 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2024 का सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ।
इसकी तारीखें थीं 18-19 नवंबर 2024 और ये रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित किया गया। ब्राजील की अध्यक्षता का फोकस किन बातों पर रहा? इस सम्मेलन का मुख्य फोकस भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा ट्रांजिशन या एनर्जी ट्रांजिशन और नई दिल्ली घोषणा पत्र को आगे बढ़ाने पर था। अब बात करते हैं 2025 के सम्मेलन की, जो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। इसके बारे में हमारे पास क्या विशेष जानकारी है? ये 22-23 नवंबर 2025 को जोहानिसबर्ग के नासरिक एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और एक और पॉइंट जो यहाँ ध्यान देने वाला है, ये सम्मेलन IBSA की अध्यक्षता का चक्र पूरा करता है। IBSA यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का समूह। बिल्कुल। 2025 के इस सम्मेलन की थीम और प्राथमिकताएं भी बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये उबुंटू के दर्शन पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है मैं हूं क्योंकि हम हैं। ये दर्शन तो बहुत गहरा है। और इनकी प्राथमिकताएं क्या-क्या तय की गई हैं? इनकी प्राथमिकताओं में जलवायु वित्तपोषण यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग, डिजिटल सहयोग, समावेशी औद्योगिकरण और ग्लोबल साउथ का एजेंडा शामिल है। इसके बाद बात आती है 2026 के सम्मेलन की, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ये फ्लोरिडा के मियामी में होने वाला है। लेकिन यहाँ एक विवाद की स्थिति भी बन रही है, जो स्लाइड में दी गई है। हाँ, यहाँ न्यू G20 पहल प्रस्तावित है और पोलैंड को नए सदस्य के रूप में स्वागत करने की योजना है। लेकिन विवाद क्या है? बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि हम इस पर निष्पक्ष रूप से ही चर्चा कर रहे हैं। जो डेटा में दिया है, अमेरिका की अध्यक्षता का मुख्य फोकस नियामक बोझ को कम करने, AI और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर होगा। अंत में परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और संबंधित संगठन का उल्लेख है, G4 राष्ट्र। ये अक्सर वैश्विक गवर्नेंस सुधार या ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के संदर्भ में पूछा जाता है। G4 राष्ट्रों में कौन-कौन से देश शामिल हैं? इनमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या UNSC में स्थायी सीट के लिए एक दूसरे का मजबूती से समर्थन करना है। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम सोचें कि इन सब का क्या अर्थ है? अर्थ बहुत साफ है। G20 अब सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं रह गया है। 1999 से 2026 तक की अपनी यात्रा में कई भू राजनीतिक बदलाव देखते हुए ये दुनिया की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह बन चुका है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारोत्तेजक प्रश्न में छोड़ना चाहूंगी। G20 जैसे अनौपचारिक मंच, जिनका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, आज संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थायी और पारंपरिक संस्थानों की तुलना में वैश्विक संकटों को सुलझाने में अधिक प्रभावी और तेज साबित हो रहे हैं। तो क्या भविष्य में ग्लोबल गवर्नेंस पूरी तरह से ऐसे ही लचीले और अनौपचारिक मंचों द्वारा संचालित होगा, जहां ग्लोबल साउथ और विकासशील देश पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। और इसी गहन विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम एक नए विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।